हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 4.0। और ये वर्ग 1 से लेकर के 12 तक जितने भी साथी शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं वो सभी के लिए हैं। और ये हिस्ट्री का हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ये क्लास 6 है हमारा। और टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं सबका निचोड़ इसमें डालें। चलिए बात करें प्रश्न की। तो हमारा पहला प्रश्न हमारा कह रहा है, मौर्य काल में मुद्राओं के परीक्षण की जिम्मेदारी किसकी थी? शत्रुधाता, लक्षणाध्यक्ष, रूपदर्शक। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कौन होगा? रूपदर्शक। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। थोड़ा बात करें, मौर्य काल में मुद्राओं के परीक्षण की जिम्मेदारी रूपदर्शक की थी और मौर्य की राजकीय मुद्रा क्या था? पन था। क्या था? पन था। पन था। राजकीय मुद्रा क्या थी? पन थी। और उसी जगह बात करें, राज्य के सिद्धार्थ अधिकारी का योजना जो था वो 48,000 पन, सबसे निम्नतम स्तरों को कर्मचारी को 60 पन वेतन मिलता था। कितना मिलता था? 60 पन वेतन मिलता था। और उसी जगह बात करें लक्षणाध्यक्ष की, तो कटसाल का अध्यक्ष था। और सीताध्यक्ष की बात करें तो ये कृषि विभाग का अध्यक्ष था। और उसी जगह बात करें प्रस्ता, ये कारागार का प्रभारी था। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, मौर्य शासन में हिंदी के किस महीने से वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता था? अष्टम, पुष्यमी, चैत्रम। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा आषाढ़म। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए, मौर्य काल में जो है शासन में हिंदी के आषाढ़म महीने में वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता था। आषाढ़म महीने में, आसान भादो जो आप लोग बोलते हैं वही। तो मौर्य काल के वित्तीय वर्ष असम जो है कि जुलाई से शुरू होता था। कब से होता था? जुलाई से शुरू होता था। जुलाई से शुरू होता था। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, मौर्य काल में किसने नागार्जुनी पहाड़ी पर कुछ गुहा विहार का निर्माण करवाया? बताइए। दशरथ, संप्रीति, अशोक। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दशरथ। कौन? दशरथ। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। उसी जगह बात करें अशोक के पुत्र की बात, तो अशोक के पुत्र जो हैं वो दशरथ ने आजीवकों को नागार्जुन गुफा प्रदान की थी। और सम्राट दशरथ और अशोक के आजीवक संप्रदाय के भिक्षुओं के वर्षावास के लिए क्रमशः नागार्जुन पहाड़ी एवं बराबर पहाड़ी की एकाश्म चट्टानों को कटवाकर दोनों में शैलकृत गुफाओं का निर्माण करवाया था। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, हर्ष एवं फुलकेशिन द्वितीय के मध्य संघर्ष का वर्णन करने वाला ऐहोल अभिलेख के लेखक कौन है? वत्सभट्ट, रविकीर्ति, वासुल। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा रविकीर्ति। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। तो इसी जगह बात कर लें ऐहोल के बारे में। ऐहोल के बारे में बात करें तो ऐहोल जो है, ऐहोल लेख के अनुसार जो है कि 99,000 ग्राम फुलसेनी द्वितीय अधीन थे। कितना थे? 99,000 गांव जो है अधीन थे। और उसी जगह बात करें राजकीय वर्धन की हत्या के बाद 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा था। कब बैठा था? थानेश्वर की गद्दी पर बैठा था हर्षवर्धन, 16 साल की उम्र में। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, हर्षवर्धन का सेनापति कौन था जिसने उसे सिंहासन रोहन हेतु उसे उत्साहित किया था? सिंहनाद, हंसवेग, सरभक्त केतु। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सिंहनाद। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो उसी जगह बात करें 1641 में 641 ईस्वी में हर्ष ने स्वयं को मगध का राजा कहा था। क्या कहा था? स्वयं को मगध का राजा कहा था। मगध का क्या कहा था? राजा कहा था। कब? 641 ईस्वी में। 641 ईस्वी में स्वयं को मगध का राजा कहा था। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा लें।
और सेशन को शेयर करते चलेंगे। चलिए बताइए, चीनी लेखक के अनुसार किस वर्ष हर्ष ने मगध राज की उपाधि धारण किया? 641, 641, 642, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अभी आपको हम बताए थे 641 की बात, 641, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 641। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा छेन त्यासांग के अनुसार हर्ष ने बिहार के किस स्थान पर एक पीतल का विहार बनवाया? बताइए, पीतल का विहार बनवाया। राजगीर, बोधगया, नालंदा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो बात करें उसी जगह, हेनसांग के अनुसार हर्ष ने बिहार के नालंदा स्थान पर एक पीतल का विहार बनवाया था। कहाँ बनवाया था? नालंदा में बनवाया था। और वह चीन से 629 ईस्वी को जो है चीन में चला और सारे रास्ते घूमते हुए भारत पहुंचा। वो नालंदा के बौद्ध विश्वविद्यालय में पढ़ने और भारत से बौद्ध ग्रंथ संग्रह करने के उद्देश्य से आया था। चीनी यात्री जो थे वो विद्यालय में पढ़ने के लिए आए हुए थे। तो हेनसांग को यात्रियों का राजकुमार तथा वर्तमान शाक्यमुनि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शाक्यमुनि कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है हमारा, कितने महीनों तक डेन त्यासांग नालंदा में ठहरा और अध्ययन किया? 18 वर्ष, 28 वर्ष, 14 वर्ष, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें से कोई नहीं। अब बात करें उसी जगह तो हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान 629 से 644 ईस्वी के बीच रेशम मार्ग से भारत आया था और जुआन जंग के नाम से जाना जाता था। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक CU की बुद्धिस्ट रिकॉर्ड ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड से भारत में उन दिनों के दौरान प्रशासनिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक और सामाजिक स्थितियों के कई विवरण मिलते थे। और उन्हें 5 साल जो है कि नालंदा विश्वविद्यालय में बिताए थे। कितने? 5 वर्ष जो है नालंदा विश्वविद्यालय में बिताए थे। कितने वर्ष बिताए थे? 5 साल नालंदा विश्वविद्यालय में समय जो है कि कुलपति आचार्य शीलभद्र थे, 5 साल बिताए। और 5 साल जब बिताए थे तो उस समय जो है कि कुलपति कौन थे? आचार्य शीलभद्र थे। और भारत में 15 वर्ष तक ठहर कर 644 ईस्वी में चीन लौट गया। भारत में जो है वो 15 वर्ष ठहर कर 644 ईस्वी में क्या हो गया? वो चीन वापस चला गया। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? समुद्रगुप्त, रामगुप्त, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उसी से बात करें, गुप्त काल में जो है कि नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक जो है कि गुप्त प्रथम था। कौन था? गुप्त प्रथम था जो है गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक जो थे वो गुप्त प्रथम थे। और ये 415 से 455 तक में, 415 से लेकर के 455 तक में। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, सर्वप्रथम किस चोल शासक ने सिन्हल नरेश महेंद्र पंचम को उसकी धरती पर पराजित किया? राजराज द्वितीय, राजराज प्रथम, राजेंद्र द्वितीय, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा राजराज प्रथम। राजराज प्रथम जो है 985 से 1014 ईस्वी में राजमाता जो है कि अर्योम वर्तमान तथा चोलेंद्र सिंह की उपाधि को ग्रहण किया था। किसका? चोलेंद्र सिंह की उपाधि का धारण किया था, या फिर कह सकते ग्रहण भी किया था। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, किस चोल शासक ने गैंगकोंडा चोलपुरम नामक एक नई राजधानी की स्थापना की? राजराज प्रथम, परांतक प्रथम, राजेंद्र प्रथम, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, राजेंद्र प्रथम। कौन हो जाएगा? राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए उसी जगह थोड़ा सा हम बात कर ले राजेंद्र प्रथम के बारे में।
तो चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रसाद के शासनकाल में, राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था? राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ था। किसका? चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार। उसी से बात करें, बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित करने के बाद राजेंद्र प्रथम जो है गंगकोड चोल में जो है उपाधि धारण किया था और नवीन राजधानी गंगकोड चोलपुरम के निकट चोल गंगम नामक का जो है कि विशाल तालाब का निर्माण करवाया था। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। हाँ, और एक थोड़ा ये भी सुन लीजिए। तो राजराज प्रथम जो थे वो श्रीलंका के विजित प्रदेशों में से उत्तरी श्रीलंका को चोल साम्राज्य का एक नया प्रांत बनाया था। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, किस चोल शासक ने अपनी राजधानी में राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया? राजराज प्रथम, कुलोत्तुंग प्रथम, राजेंद्र प्रथम, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा राजराज प्रथम। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, किस चोल शासक को समकालीन लेख में चोल नारायण कहा गया? राजधिराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजराज प्रथम, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, बताइए। इसमें सिर्फ राजराज देख रहे 4 से 5 प्रश्न जो है कि ऐसे हैं जो ऑप्शन आपको सेम ही दिखता होगा पर क्वेश्चन अलग है और आंसर भी अलग होता है। चलिए तो हमारा राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा राजराज प्रथम। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो थोड़ा हम बात कर ले राजराज प्रथम के बारे में, बात तो करते ही आ रहे हैं तब से, और थोड़ी सी और बात कर ले। उसने कल्याणी के पश्चिमी चालुक्यों को हराकर चोल राज्य की उत्तरी सीमा तुंगभद्र नदी का विस्तार किया था। किसका विस्तार किया था? तुंगभद्रा नदी का भी विस्तार किया था। चोल काल में कन्नौज स्वर्ण के सिक्के थे। क्या थे? कन्नौज नाम के सिक्के भी थे। चलिए उसी जगह बात करें अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, सर्वप्रथम इल्तुतमिश को कहाँ का गवर्नर बनाया गया था? बदायूं, ग्वालियर, उपयुक्त में से कोई नहीं, संभल, उपयुक्त में से एक से अधिक, बताइए। तो सर्वप्रथम इल्तुतमिश को जो है कहाँ का गवर्नर बनाया गया था, बताइए। तो सर्वप्रथम जो है ना इल्तुतमिश को 1200 ईस्वी में, कितना? 1200 ईस्वी में, 1200 ईस्वी में ग्वालियर का गवर्नर बनाया गया था। कहाँ का गवर्नर बनाया गया था? ग्वालियर का गवर्नर बनाया गया था। कब? सन 1200 में। और उसी से बात करें, इल्तुतमिश को बरन का इक्का भी मिला था। क्या मिला था? बरन का इक्का भी मिला था। इल्तुतमिश लबरी तुर्क था। क्या था? लबरी तुर्क था। और कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय वह बदायूं का सूबेदार गवर्नर था। इल्तुतमिश के ये क्या कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे उनके मृत्यु के समय वो बदायूं के क्या थे? गवर्नर थे। कौन? इल्तुतमिश। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ग्वालियर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, किस स्थान पर इल्तुतमिश ने गजनी के ताजुद्दीन यल्दौज को बुरी तरह पराजित किया एवं बंदी बना लिया, बताइए। चिनाब नदी के तट पर, सिंध नदी के तट पर, तराइन नदी के तट पर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा तराइन नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो थोड़ा सा बात कर लें हम कि तराइन नदी जो है ये तराइन स्थान पर इल्तुतमिश ने गजनी के ताजुद्दीन यल्द को बुरी तरह से पराजित कर दिया था। और बात करें 1215 ईस्वी में तराइन के मैदान में युद्ध हुआ था। किसके साथ? इल्तुतमिश और यल्दौज के मध्य। इल्तुतमिश और यल्दौज के मध्य जो है कि युद्ध हुआ था। कब? 1215 ईस्वी में। यल्दौज पराजित हुआ। उस समय जो है यल्दौज पराजित हो गया और उसे बंदी बनाकर बदायूं भेज दिया गया और बाद में उसकी हत्या कर दी गई। यल्दौज जो है कि गजनी का शासक था। किसका था? गजनी का शासक था। और इल्तुतमिश का मुख्य प्रतिद्वंद्वित्व था जो 1215 ईस्वी में ख्वारिज़म के शाह से पराजित होकर लाहौर भाग गया था। कहाँ भाग गया था? लाहौर भाग आया था। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, इल्तुतमिश को खरीदने में कुतुबुद्दीन को कितना खर्च करना पड़ा था? 2 लाख जीतल,
3 लाख जीतल, 1 लाख जीतल, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1 लाख जीतल। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, किस वर्ष बगदाद खलीफा ने इल्तुतमिश को मान्यता प्रदान की? 1227 में, 1226 में, 1229 में, 1200 सॉरी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1229 में। क्या हो जाएगा? 1229 में। और उसी जगह बात करें 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा ने एक घोषणा पत्र जो है घोषणा पत्र द्वारा इल्तुतमिश को सुल्तान शाह आजम की उपाधि प्रदान किया था। क्या, कौन सा उपाधि प्रदान किया था? सुल्तान शाह आजम की उपाधि प्रदान किया था। और खिलअत सम्मान सूचक वस्त्र भेजा था। खिल्लत सूचक जो है सम्मान वस्त्र भेजा था। किसके लिए? तो इल्तुतमिश के लिए भेजा था। और उसी जगह बात करें, इल्तुतमिश खलीफा से अधिकार पत्र प्राप्त करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक सुल्तान था। कौन? इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश ने सभी शहरों में काजी और अमीरदाद नामक अधिकारी नियुक्त किए थे। और इल्तुतमिश ने शासन संचालन के लिए विश्वासी गुलामों की एक प्रशासनिक कोर कमेटी का भी गठन किया था। और उसी जगह बात करें प्रशासनिक कोर कमेटी की, तुर्कन ए चिल्लगानी कहा जाता है। क्या कहा जाता? तुर्कन ए चिल्लगानी भी कहा जाता है, जिसमें 40 सरदारों को शामिल किया गया था। कितने? 40 सरदारों को शामिल किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। तो अगला प्रश्न है हमारा, दिल्ली में कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? इल्तुतमिश करवाया, कुतुबुद्दीन ऐबक करवाया, बलबन करवाया, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो बात कर लें, ऐबक ने दिल्ली विजय के उपलक्ष्य में धर्म को प्रतिष्ठित करने के उद्देश्य से 1192 ईस्वी में दिल्ली में निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया। यह ऐबक द्वारा जो है 27 हिंदू एवं जैन मंदिरों को स्थापित खंडों पर बनवाया था। कितने? 27 हिंदू एवं जैन मंदिरों के बनवाया था। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा, दिल्ली सल्तनत के इतिहास में किस अवधि को चालीसा का शासन काल माना जाता है? बताइए। चालीसा का शासन काल माना जाता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1236 से 66। चालीसा काल शासन माना जाता है 1236 से 66 को। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, किस सुल्तान के अधीन नाइब ए ममालिकात का नया पद सृजित किया गया? मुइजुद्दीन, बहराम शाह, अलाउद्दीन महमूद शाह, अस्कनुद्दीन फिरोज, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मुइजुद्दीन बहराम शाह। तो बात करें 1240 ईस्वी की बात करें, रजिया की हत्या के बाद मुइजुद्दीन बहराम शाह शासक बना। किसके हत्या के बाद? रजिया की हत्या के बाद कौन शासक बना? मुइजुद्दीन बहराम शासक बना। कब? 1240 ईस्वी में। अमीरों की बढ़ती महत्वाकांक्षी ने 2 वर्ष बाद 1242 में उसकी भी हत्या करवा दी। मुइजुद्दीन बहराम शाह के शासनकाल में अमीरों ने एक नए पद नायब ए ममालिकात का सृजन किया था, जो सुल्तान के बाद संपूर्ण अधिकारों का स्वामी होता था। किसके बाद? सुल्तान के बाद पूरा अधिकार किसका होता था? स्वामी का होता था। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा, दिल्ली सल्तनत कालीन इतिहास में सर्वप्रथम नाइब ए ममालिकात कौन बना? क्या वो गयासुद्दीन बलबन था, मलिक जुनैदी, इख्तियारुद्दीन
एतगीन उपयुक्त में से एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं, बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इख्तियारुद्दीन एतगी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। तो अगला प्रश्न है हमारा, गयासुद्दीन बलबन का मूल नाम क्या था? बहाउद्दीन, शमसुद्दीन, बदरुद्दीन, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बहाउद्दीन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, नाइब ए ममालिकत के पद पर बलबन को हटाकर किसको बहाल किया गया था? इमादुद्दीन, रेहान, हैबत खान, किसलू खान, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इमादुद्दीन रेहान का। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, बलबन ने अपने सहधर्मी को आज्ञाकारी बनाने हेतु सिक्कों पर क्या खुदवाया था? नाइब ए मोमनीन, नासिर अमीर उल मोमनीन, इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं, बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा नासिर अमीर उल मोमनीन। क्या हो जाएगा? नासिर अमीर उल मोमनीन। तो उसी से बात करें बलबन के राजत्व की, तो दो मुख्य विशेषताएं थी। प्रथम, सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्रदत्त होता है, और द्वितीय, सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। तो अगला प्रश्न है हमारा, ममलुक वंश का अंतिम शासक कौन था? ममलुक दास वंश का अंतिम शासक कौन था? बुगरा खान, कैमूर्स, कैकुबाद, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, कैमूर्स। क्या हो जाएगा? कैमूर्स। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, किस राजपूत शासक के दरबार में अकबर का जन्म हुआ था? राणा बिरसाल, राणा संग्राम सिंह, राजा विक्रमादित्य, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा राणा बिरसाल। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, किस स्थान पर अकबर का राज्यारोहण हुआ था? पानीपत, थट्टा, कालानौर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कालानौर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, अकबर की अंतिम विजय किस पर थी? सिंध पर, गुजरात पर, असीरगढ़, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा असीरगढ़। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, अकबर ने महाजर की घोषणा किस वर्ष की थी? 1575, 1579, 1563, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 1579। तो चलिए बात कर ले 1579 के बारे में। तो अकबर ने समस्त धार्मिक मामलों को जो है कि अपने हाथों में लेने के लिए 1579 ईस्वी में महाजरनामा की घोषणा की थी। किसकी? महाजरनामा की घोषणा की थी। और उसी जगह बात कर लें, अकबर के कुछ चीज़ें हैं, जैसे दास प्रथा का अंत जो है 1562 ईस्वी में हुआ। दास प्रथा का अंत कब हुआ था? 1562 ईस्वी में हुआ। और उसी जगह बात कर ले, अकबर को हरमदल से मुक्ति कब मिला था? तो 1562 में ही मिला था। और तीर्थ यात्रा का समाप्ति जो है 1563 में हुआ था। कब हुआ था? 1563 में हुआ था तीर्थ यात्रा की समाप्ति। और जजिया कर समाप्त कब हुआ था? तो जजिया कर समाप्त भी जो है कि 1564 में हुआ था। जजिया कर की समाप्ति कब हुई थी? 1564 में हुई थी। और उसी जगह बात करें, इबादत खाना की स्थापना 1575 में हुई थी। कब हुई थी? 1575 में हुई थी। किसकी? इबादत खाना की शुरुआत 1575 में हुई थी, स्थापना हुई थी। और दिन ए इलाही की शुरुआत
इलाही का शुरुआत जो है 1582 में हुआ था। दिन ए इलाही का शुरुआत कब हुआ था? 1582 को हुआ था। और उसी से बात करें इलाही सावंत की शुरुआत तो 1583 में हुआ था। आप इस 7 पॉइंट को याद रखिए। दास प्रथा का अंत कब हुआ था? तो 1562 में हुआ। अकबर की हरमदल से मुक्ति कब मिली थी? तो 1562 में। तीर्थ यात्रा कर समाप्त कब हुआ था? 1563 में। और जजिया का समाप्ति कब हुई थी? तो 1564 में। इबादत खाना की स्थापना कब हुई थी? 1575 में। दिन ए इलाही की शुरुआत कब हुई थी? 1582 में। इलाही सावंत की शुरुआत कब हुई थी? 1583 में। उम्मीद है कि आपको याद हो गया होगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है अकबर ने बुलंद दरवाज़ा कहाँ बनवाया? बताइए। बुलंदशहर में, अजमेर में, दिल्ली में, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए ई इज़ द राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं। अकबर ने बुलंद दरवाज़ा कहाँ बनवाया? तो बात करें अकबर की तो अकबर ने बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर में बनवाया था। कहाँ? फतेहपुर में बनवाया था अकबर। कहाँ बनवाया था? फतेहपुर में बुलंद दरवाज़ा बनवाया था। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है हमारा, हड़प्पा सभ्यता को किस ऐतिहासिक चरण में रखा जा सकता है? आद्य इतिहास, प्राक इतिहास, इतिहास, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए। तो हम बात कर ले हड़प्पा की तो सिंधु सभ्यता को आधे ऐतिहासिक और कांस्य युग में रखा जाता है। और इस सभ्यता के मुख्य निवासी प्रोटो हिस्ट्री भूमध्य सागरीय थे। क्या थे? भूमध्य सागरीय थे। और हड़प्पा की खोज सन 1921 में हुई थी। हड़प्पा की खोज कब हुई थी? सन 1921 में हुई थी। और उसी जगह बात कर लें राय बहादुर दयाराम साहनी की, क्या थी? हड़प्पा खोज 1921 में हुई थी और राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। कौन की थी? राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। तो क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? तो राय बहादुर और दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की। और उसी जगह बात करें सिंधु सभ्यता C14 के आधार पर तिथि 2350 BC से 1750 ईसा पूर्व मानी गई है। क्या मानी गई है? C14 के आधार पर तिथि 2350, इसको याद रखिए। C14 के आधार पर तिथि 2350 सी से 1750 ईसा पूर्व 1750 ईसा पूर्व में मानी गई। और इसका आकार जो है कैसा है? इसका आकार की बात करें तो आकार जो है त्रिभुजाकार है। त्रिभुजाकार है इसका आकार। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो सॉरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है हमारा सिंधु घाटी स्थल। तो सिंधु घाटी स्थल की बात करें तो सुतकारेडोर किस नदी के मुहाने पर स्थित है? सिंधु घाटी स्थल सुतकारेडोर किस नदी के मुहाने पर स्थित है? झेलम, रावी, दशक, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दशक, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है सिंधु घाटी स्थल हुल्लास भारत के किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई इज़ द राइट आंसर। चलिए इसी जगह बात करें कि सिंधु घाटी स्थल हुल्लास भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सिंधु घाटी स्थल हुल्लास भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। और उत्तर प्रदेश में कहाँ? तो सहारनपुर जिले में स्थित है। कहाँ? सहारनपुर जिले में स्थित है। कहाँ? उत्तर प्रदेश, यूपी में स्थित है सिंधु घाटी स्थल। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है
यूनानी साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को किस नाम से वर्णन किया गया? एंटोयकस, एंटीगोनस, सेंड्रोकोट्स। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सेंड्रोकोट्स। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है किस यूनानी लेखक ने कहा कि एरियाना प्रदेश चंद्रगुप्त मौर्य को विवाह में दिया गया था? जस्टिन, प्लूटार्क, स्ट्रैबो। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा स्ट्रैबो। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है अशोक को बुद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय किसे है? उपगुप्त, निग्रोध, मैगलीपुत्र, तिस। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा उपगुप्त। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है हमारा अशोक ने अपने शासन के किस वर्ष में बोध गया की यात्रा की? 9वें, 8वें, 10वें। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 10वें। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है किस लघु शिलालेख में अशोका ने त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ में अपना विश्वास प्रकट किया? गुर्जरा, भाभू, मस्की। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाभू। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है हमारा मौर्य प्रशासन में संग्रहण के अधीन कितने गांव आते थे? 50, 100, 10। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 10 गांव आते थे। कितने गांव आते थे? तो 10 गांव आते थे। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है हमारा कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के गुप्तचरों का वर्णन है? 3, 2, 4। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2 प्रकार के। कितने वर्णन है गुप्तचरों का? तो 2 वर्णन है। चलिए ये हमारा लास्ट प्रश्न था। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। और अभी तक आप चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अगला वीडियो किस टॉपिक पे आपको चाहिए कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के